Hello students, today's topic is biodiversity, concept, levels of biodiversity and values of biodiversity. ये दूसरा यूनिट है जो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, उसका ये पहला टॉपिक है, ये 2.1। तो उससे पहले सबसे पहले हमें कंसेप्ट देखना है, डेफिनेशन देखनी है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। इन 1980 थॉमस लवजॉय इंट्रोड्यूस द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये अलग अलग वर्ड है, उसको मिलाकर बनाया हुआ है बायोडाइवर्सिटी। तो पहले इसको बोलते थे, जो फर्स्ट टर्म पहले इंट्रोड्यूस हुई थी वो था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो थॉमस लवजॉय ने इंट्रोड्यूस की थी 1980 में। और जब फिर शॉर्टन जो टर्म आई है बायोडाइवर्सिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वाज कॉइंड बाई वाल्टर जी रोजन इन 1985। वाल्टर जी रोजन ने 1985 में इस टर्म को शॉर्टन करके बायोडाइवर्सिटी दिया था। द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स से ये डिराइव किया गया है बायोडाइवर्सिटी का वर्ड। जिस दो ग्रीक वर्ड कौन से हैं, बायो और डाइवर्सिटी, ये दो मिलकर बने। तो बायोज का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है फॉर्म्स और वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया, वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स। बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया है, डेफिनेशन इज बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस इन विच दे अकर। क्या लिविंग बीइंग्स की वैरायटी और उनके बीच में जो डिफरेंस आते हैं लिविंग थिंग्स के, उनके बीच में, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। उसके साथ साथ ही जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर भी, उनके घर में, हैबिटेट में भी जो डिफरेंसेस आते हैं, उस सब को क्या बोलते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ में जो वैरायटी है लिविंग बीइंग्स की अर्थ पे, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दैट इंक्लूड्स दी डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी है, क्या हिस्सा है। इट प्रोवाइड्स अस विद द बायोडाइवर्सिटी हमें क्या करती है, नरिशमेंट देती है, खाना मिलता है हमें, मेडिसिन मिलती है, घर हम बायोडाइवर्सिटी का जो है लिविंग बींग्स होते हैं जो वैरायटी उनसे यूज़ करके बनाते हैं, फ्यूल मिलता है, क्लॉथिंग मिलती है, सेवरल अदर रिसोर्सेज मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी से। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेवल्स क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के। तो बायोडाइवर्सिटी कंप्राइज ऑफ सेवरल लेवल्स स्टार्टिंग विद जीन्स से शुरू करो। अगर कोई इंडिविजुअल लेते हैं उसके अंदर जीन्स होते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उनकी पूरी इंडिविजुअल्स में, वो जीन्स की फॉर्म में होती है। जीन्स के लेवल पे होती है, स्पीशीज़ लेवल पे बायोडाइवर्सिटी होती है, कम्युनिटी लेवल पे, इंटायर इकोसिस्टम के लेवल पर बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को हम 3 लेवल में डिवाइड करते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम। पहला आता है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। इट रेफर टू द वैरायटी ऑफ जीन्स विद इन ए स्पीशीज़। एक स्पीशीज़ की जब बात करते हैं तो उसके अंदर जो जीन्स में ही डिफरेंस आता है, एक स्पीशीज़ के अंदर ही जब जीन्स में डिफरेंस आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इट इज़ द वेरिएशन ऑफ अ जेनेटिक कंपोजिशन अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज़ के अंदर ही पॉपुलेशन में जो जीन्स में वेरिएशंस आती हैं तो उसको बोलते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी। ईच स्पीशीज़ इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स हैव देयर ओन पर्टिकुलर जेनेटिक कंपोजिशन। हर एक स्पीशीज जो है उसके इंडिविजुअल एक जेनेटिक मेकअप होता है। हम लोग भी हैं, जैसे लिविंग बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स वगैरह, तो हमारे अंदर भी जो है इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर है, जीन्स में, जीन से हम बनते हैं। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टोर्स इमेंस अमाउंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इन्फॉर्मेशन है जीन्स के फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ जीन्स होते हैं और टाइप्स ऑफ जीन्स होते हैं हर ऑर्गेनिज्म में। बैक्टीरियोफेज इज ए टाइप ऑफ वायरस होता है ये, इसके अंदर 100 जीन्स होते हैं। छोटा सा वायरस है, देखो कितने जीन्स हैं इसमें। माइकोप्लाज्मा जो है ये, इसमें 450 to 700 जीन्स होते हैं। ई. बैक्टीरिया में 3200 जीन्स होते हैं। ड्रासोफिला मेलानोगेस्टर जो होता है उसमें 13,000
जीन्स हैं। ओराइज़ो सटावा जो है ये चावलों है साइंटिफिक नेम है। इसमें 32,000 to 50,000 तक जीन्स हैं। होमो सेपियंस क्या है, साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बीइंग का। इसमें हमारे में क्या है 30,000 to 40,000 जीन्स हैं हमारी बॉडी में। एग्जांपल्स ऑफ क्या हैं, फिर एग्जांपल क्या है इसमें, अगर एग्जांपल से देखें कि क्या डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, तो अगर वैरायटी ऑफ रोज़ को हम ले लें तो एक रोज़ में ही क्या आता है, अगर उसमें भी एक स्पीशीज़ है, उसमें भी अंदर रोज़ एक स्पीशीज़ है, उसमें क्या अलग अलग जीन्स होंगे। वो जीन्स की वजह से इनमें चेंजेस आती हैं। कलर में हम वाइट रोज़ देखते हैं, हम रेड रोज़ देखते हैं, शेप में देखते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा कोई, तो उसी के अंदर जीन्स की वजह से उनके अलग अलग उसमें चेंजेस आते हैं। ह्यूमन बीइंग की अगर देखो तो हम लोगों में भी कोई लोग, कहीं लोग के ज़्यादा कम हाइट वाले दिखेंगे, कहीं ज़्यादा हाइट वाले दिखेंगे, कहीं गोरे लोग दिखेंगे, कहीं थोड़े काले या कनक रंग के दिखेंगे। तो ये क्या है, ये चीज़ें आती हैं हम लोगों में भी जीन्स की वजह से। चावलों की बहुत सारी टाइप आ जाती हैं, डॉग्स की बहुत सारी टाइप आ जाती हैं। तो स्पीशीज़ के अंदर ही, इन स्पीशीज़ एक एक के लिए उनके अंदर ही जो डिफरेंसेस आते हैं, क्यों आते हैं, ड्यू टू जेनेटिक मेकअप उनका डिफरेंस होता है उसकी जीन्स की वैरायटी की वजह से। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के बाद आता है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या हो गया, जब डिफरेंट स्पीशीज़ भी एक अगर एरिया ले लेते हैं कोई, तो उसमें बहुत सारे स्पीशीज़ रहते होंगे, और वो कितने रहते होंगे, उस स्पीशीज़ की अलग अलग की वैरायटी को क्या करते हैं हम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बोलते हैं। स्पीशीज़ वो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं अपने आप में इंटरब्रीड कर सकते हैं, और जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके बच्चे होंगे वो भी फर्टाइल पैदा होते हैं। लेकिन जैसे डॉग स्पीशीज़ जो है, डॉग किसी को भी हम फर्टाइल कर सकते हैं डॉग के साथ ही, उसको कैट के साथ नहीं कर सकते। तो डॉग स्पीशीज़ सीधा हो गया, लेकिन कैट के साथ जब बात करेंगे तो वहाँ वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते। तो इसलिए वो क्या है, कैट इज़ ए डिफरेंट स्पीशीज़, डॉग इज़ ए डिफरेंट स्पीशीज़। तो जैसे टैक्सोनॉमिकल भी ग्रुप होता है, तो स्पीशीज़ जो है ये बेसिक इंडिविजुअल होता है ये ग्रुप। इसमें क्या आता है, स्पीशीज़, फिर जीनस आता है, फिर फैमिली आती है, ऑर्डर आता है, फिर क्लास, फाइलम, किंगडम, फिर डोमेन। इस तरीके से चलता है इसका जो हायरार्की है उसमें। एग्जांपल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या हो गया कि किसी एरिया में ले लिया, जैसे एरिया ए है, नाम रख लिया एरिया ए, तो इसमें स्पीशीज़ ऑफ डॉग मिलेंगे, स्पीशीज़ ऑफ कैट मिल जाएंगे, स्पीशीज़ ऑफ प्लांट मिलेंगे, स्पीशीज़ अलग अलग स्पीशीज़ मिलेंगे। तो जितनी ज़्यादा मिलेंगे उतनी ज़्यादा वहाँ डाइवर्सिटी होगी, और इसको बोलेंगे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। अलग अलग स्पीशीज़ की वैरायटी वहाँ मिल रही है एरिया ए में। स्पीशीज डाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन ए रीजन लाइक फॉरेस्ट, पॉन्ड, एक्स्ट्रा, जहाँ पर वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स मतलब स्पीशीज़ की होगी उसको स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो स्पीशीज जो बायोडाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी को हम मेज़र करते हैं स्पीशीज़ रिचनेस और स्पीशीज़ इवननेस पैरामीटर के थ्रू। तो स्पीशीज़ रिचनेस क्या होता है, स्पीशीज़ इवननेस क्या होता है, ये भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो स्पीशीज़ रिचनेस क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ पर सैंपल इज मेजर ऑफ रिचनेस, कि किसी एरिया में नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितने हैं वो हो गया स्पीशीज़ रिचनेस। द मोर स्पीशीज प्रेजेंट इन ए सैंपल रिचर द सैंपल, जितना ज़्यादा स्पीशीज़ हो गए उतना ही सैंपल रिच होगा। तो स्पीशीज़ रिचनेस क्या हो गया, नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन ए एरिया, नंबर ऑफ स्पीशीज़, किसी भी स्पीशीज़ का नंबर। और स्पीशीज़ इवननेस क्या है, स्पीशीज़ इवननेस है कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज़ मेकिंग ऑफ द एरिया रिचनेस। क्या होता है, जब स्पीशीज़ के रिलेटिव अबंडेंस को हम चेक करते हैं, रिलेटिव अबंडेंस को, तो ये इट इज़ ए मेजर ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ का, उसको बोलते हैं स्पीशीज़ इवननेस। इसको हम एक अपने एग्जांपल से भी हम समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वाइल्ड फ्लावर्स के सैंपल लिए हैं डिफरेंट फील्ड्स में, करो ये फील्ड ए है, ये फील्ड बी है, सैंपल 1 सैंपल 2 इज द फील्ड बी। तो इसमें फ्लावर स्पीशीज़ हैं, उनके अलग अलग स्पीशीज़ ले लिए हैं, डेजी, डेंडलियन और बटरकप, ये 3 फ्लावर स्पीशीज़ हैं। तो ये सैंपल 1 ले लिया, ये सैंपल 2, मतलब फील्ड 1
ये वाला है और फील्ड 2 ये वाला। इसमें डेजी का नंबर 300 है सैंपल 1 में, डेंड्रियन का नंबर 335, बटरकप का 365, टोटल है 1000। यहाँ पर सैंपल 2 में देखो 20 नंबर है डेजी का, डेंड्रियन का 49, 931, बटरकप का, टोटल यहाँ पर भी 1000 है। टोटल बराबर आ रहा है नंबर जो स्पीशीज़ का, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि रिलेटिव अबंडेंस जो है इसकी जो है ठीक है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बराबर बराबर है नंबर लगभग। तो यहाँ पर एक स्पीशीज़ का ही बहुत ज़्यादा नंबर आ गया बी वाले सैंपल में। सैंपल बी में क्या है 931 एक में आ गया, तो बाकी वालों में कम कम है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी इवननेस ज़्यादा है, स्पीशीज़ इवननेस सैंपल 1 की ज़्यादा है। कम्युनिटी डोमिनेटेड बाई 1 और 2 स्पीशीज़ कंसिडर टू बी लेस डाइवर्स, और इसी वजह से ये ज़्यादा डाइवर्स होगी। जो ये है ये लेस डाइवर्स है, ये क्या है कम है, क्योंकि इसमें एक ही का नंबर ज़्यादा आ गया है, रिलेटिव अबंडेंस बराबर नहीं है इसमें। देन वन इन विच सेवरल डिफरेंट स्पीशीज हैव सिमिलर अबंडेंस, जिसमें सिमिलर अबंडेंस होगा वो ज़्यादा डाइवर्स होगा। तो यहाँ सिमिलर अबंडेंस किसका है, ये नंबर सिमिलर लगभग, इसलिए ये क्या है इसका, ये जो है इसका स्पीशी इवनेस या डाइवर्सिटी ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है रिलेटिव जो सिमिलर अबंडेंस है वो कम है, इसका बहुत नंबर है 931, दूसरा 49 और 20 कम है। इसका मतलब ये लेस डाइवर्स है, लेस डाइवर्स ये वाली जो है सैंपल बी। यहाँ पर हमने ये देख लिया फिर कि दोनों स्पीशीज़ का जब टोटल किया था 1000 है, लेकिन however द फर्स्ट सैंपल हैज़ मोर इवननेस देन द सेकंड से पहले वाले इवननेस ज़्यादा ठीक है, बराबर बराबर हैं। दिस इज़ बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द सैंपल 1 इज़ क्वाइट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 3 स्पीशीज़ में, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर बराबर नंबर है। देयरफॉर सैंपल 2 इज़ कंसिडर्ड टू बी लेस डाइवर्स देन सैंपल 1। इसका मतलब जो मैंने बताया कि सैंपल 1 इज़ मोर डाइवर्स, दूसरा जो है वो लेस डाइवर्स है। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी के बाद आ जाता है हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जो थर्ड है वो आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इट इज़ द वैरायटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन एरिया। इकोसिस्टम हैबिटेट अलग अलग जो हैं किसी एरिया में, उनकी क्या वैरायटी है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इट इज़ रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम और हैबिटेट्स उसको। तो इकोसिस्टम में क्या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी हो सकता है, एक्वेटिक भी आ सकता है। टेरेस्ट्रियल के भी आगे टाइप हैं, फॉरेस्ट में हो सकता है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, क्या क्या टाइप हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर आ सकता है, जब सलीन वाटर, मैरीन वाटर आ सकता है। तो डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम्स जो है उसको क्या बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। वाइट टेकर ने क्या किया था, ने 1972 में डिस्क्राइब किया था 3 टर्म्स ऑफ मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी और स्पेशल स्केल पे बायोडाइवर्सिटी को मेज़र करने के लिए उसने 3 टर्म्स दी थी, डिस्क्राइब की थी, जिसमें है एक अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या होता है, अल्फ़ा डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी विद इन ए पार्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम यूजली एक्सप्रेस बाय नंबर ऑफ स्पीशीज़। अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज़, जिसको हम स्पीशीज़ रिचनेस भी बोलते हैं। तो इससे सिंपल क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया इज अल्फा डाइवर्सिटी, जहाँ इसका नाम देते हैं स्पीशीज रिचनेस ऑफ एन एरिया, तो उसको अल्फा डाइवर्सिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक हैबिटेट है, कोई घर है, उसका नाम दे दिया एक्स, उसमें 5 स्पीशीज़ हैं एंट्स की, मतलब चींटियों की, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी क्या होगी फिर एंट्स की 5, ये हो गया उसका अल्फा डाइवर्सिटी क्या होगी, अल्फा डाइवर्सिटी वहाँ की होगी 5। जितनी स्पीशीज़ का नंबर है वही अल्फा डाइवर्सिटी है। बीटा डाइवर्सिटी क्या है, इसको आप समझने के लिए क्या करना है कि इट इज़ ए स्पीशीज डाइवर्सिटी बिटवीन 2 एडजेसेंट इकोसिस्टम। 2 इकोसिस्टम हैं तो उसके बीच में जो यूनिक होगा, जो डिफरेंस आएगा स्पीशीज़ का उन 2 इकोसिस्टम में, उसको बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी। इसमें कंपेयर करते हैं हम, यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्पीशीज़ को क्या करते हैं, यूनिक जो होती है उनको कंपेयर करते हैं, यूनिक नंबर जो होता है। इसको एक एग्जांपल से भी हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ स्पीशीज कंपोजिशन बिटवीन 2 हैबिटेट्स ऑफ रीजन। वहाँ पर तो एक ही एरिया का देख रहे थे और नंबर ऑफ स्पीशीज देख रहे थे, यहाँ पर यूनिक स्पीशीज़ का नंबर देखना जो 2 इकोसिस्टम को स्टडी करने के बाद जो क्या आएगा उनको कंपेयर करने के बाद।
तो इसमें एग्जांपल है, जैसे हैबिटेट 1 में 4 स्पीशीज़ हैं, ये 4 स्पीशीज़ हैं टोटल, तो इसका मतलब ये अल्फ़ा डाइवर्सिटी है। कौन कौन सी हैं वो? A, B, C और D। तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी हो गई, ये टोटल नंबर ऑफ 4 स्पीशीज़ हैं हैबिटेट 1 में। हैबिटेट बी में क्या है? 3 स्पीशीज़ हैं, और कौन कौन सी हैं? A, D और E। ये भी 3 स्पीशीज़, मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितनी है उस एरिया में? हैबिटेट 2 में 3 स्पीशीज़ हैं, तो ये भी 3 स्पीशीज़ क्या है? अल्फ़ा डाइवर्सिटी कितनी है? 3। ऊपर वाला अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या था? 4। तो अब क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट करना है बीटा डाइवर्सिटी को। तो उसके लिए करना पड़ेगा, जो स्पीशीज़ ओवरलैप कर रही हैं उनको क्या करना है? प्लस करना है, और उनका नंबर सिर्फ प्लस करना है, बाकी जो सिमिलर हैं उनको निकाल के, सिमिलर में से छोड़कर जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनका यूनिक स्पीशीज़ का नंबर को सम करना है। तो हैबिटेट 1 में हमने क्या देखना है कि टोटल हैबिटेट 1 में 4 स्पीशीज़ हमने देखी, ये हैबिटेट 1 है, 4 स्पीशीज़ हैं, 4 स्पीशीज़। तो अब जब जो 4 स्पीशीज़ है नीचे वाली हैबिटेट 2 के साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो इसमें क्या है कि 2 जो स्पीशीज़ हैं इसके साथ ओवरलैप कर रही हैं। कौन सी? ए और डी। ए और डी देखो यहाँ पर ओवरलैप कर रही हैं, ई नहीं है ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा कि एंड 2, इसका मतलब क्या है? 2 ओवरलैप कर रही हैं, ए और डी ओवरलैप कर रही हैं, और 2 नहीं कर रही। तो 4 में से 2 निकाल देंगे तो पीछे कितनी बचेंगी? टोटल 4 है, 4 में से जितनी ओवरलैप नहीं कर रही हैं उनको नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ 2 नहीं कर रही हैं, ए, बी और सी, तो उसको करना है माइनस करेंगे तो 2 आएगा। हैबिटेट 2 में क्या है? 3 स्पीशीज़ हैं, ये वाली हैबिटेट 2 में 3 स्पीशीज़ हैं, इनमें से ओवरलैप कितनी नहीं कर रही है? 2 तो मिल ही रहे हैं, पहले ही देखा हमने। एक ही है जो नहीं रहती, तो फिर टोटल 3 में से एक जो नहीं ओवरलैप करती उसको माइनस करेंगे तो आएगा 1। अब इन दोनों को, हैबिटेट 1 में यूनिक कितनी थी? 2। हैबिटेट 2 में यूनिक कितनी है? 1। ये यूनिक को हम प्लस कर देंगे तो बीटा डाइवर्सिटी का नंबर आ जाएगा 3। तो बीटा डाइवर्सिटी कितनी हो गई? 3। नंबर ऑफ बीटा डाइवर्सिटी इज 3। ये होती है बीटा डाइवर्सिटी। इसमें एक एग्जांपल हम और भी पढ़ लेंगे। पहले क्या है कि गामा डाइवर्सिटी को देख लें। गामा डाइवर्सिटी क्या होती है? इज रेफर टू द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप और जोग्राफिकल एरिया। टोटल एरिया जितना भी इकोसिस्टम है सारे उस एरिया में कहीं भी, उन सब पे जो जितनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं उनको बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी। टोटल जो डाइवर्सिटी है सारे हैबिटेट की, इट इज़ बेसिकली सम ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑफ हैबिटेट विद इन ए रीजन। जितने भी हैबिटेट्स हैं उनके सारा स्पीशीज़ का नंबर को हम गामा डाइवर्सिटी बोलते हैं। सपोज करो यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, एक चीज़ और सिंपल लैंग्वेज में भी समझेंगे इसको कि क्या होता है ये अल्फ़ा बीटा और गामा डाइवर्सिटी। तो उसमें एक अगर माउंटेन ले लेते हैं हम, ये ऐसे माउंटेन ले लिया ऐसे, तो इस माउंटेन में क्या होगा? फॉरेस्ट होंगे, फॉरेस्ट भी होंगे, ग्रास लैंड भी होंगे, फॉरेस्ट एफ, ग्रास लैंड जी, ये होंगे फॉरेस्ट। तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या है इस माउंटेन में? जैसे दिया हमने, तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या है? इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी विद इन ईच फॉरेस्ट और ग्रास लैंड पैच ऑफ द स्लोप। इसमें क्या एक फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं जब हम, एक फॉरेस्ट की, तो वो क्या हो गया? इस माउंटेन स्लोप पे एक फॉरेस्ट की जो अंदर डाइवर्सिटी होगी वो होगी अल्फ़ा डाइवर्सिटी। बीटा क्या होगी? अगर ये फॉरेस्ट है, दूसरा एडजेसेंट में जो फॉरेस्ट होगा वो वाला, जहाँ एडजेसेंट में एक फॉरेस्ट होगा ए और दूसरा ग्रास लैंड अगर होगा, इनके बीच की जो डाइवर्सिटी का यूनिक को जो हम कंपेयर करेंगे डाइवर्सिटी को, वो होगी बीटा डाइवर्सिटी। इन दोनों की क्या है? रिप्रेजेंट बाय स्पीसीज बिटवीन एनी टू पैचेस एंड देयर कम्युनिटीज़। 2 पैचेस के अंदर जो डाइवर्सिटी आएगी वो बीटा डाइवर्सिटी होगी। गामा डाइवर्सिटी क्या होगी? गामा डाइवर्सिटी जो है पूरे ये वाला सारा जितना भी ये माउंटेन स्लोप है, इसमें जितने भी फॉरेस्ट ग्रास लैंड जो भी आएंगे, डेजर्ट वगैरह जो भी आएगा, वो हो गया गामा डाइवर्सिटी। इट द लैंड विद द स्पीसीज डाइवर्सिटी अलोंग द इंटायर रेंज ऑफ माउंटेन स्लोप। पूरे माउंटेन स्लोप में जितने भी हैबिटेट्स आएंगे उस पर सारे की जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी वो होगी हमारी गामा डाइवर्सिटी।
फिर आता है हमारा वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि ऐसे जैसे कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट है नेचर का हमें, खासकर मैनकाइंड को। तो इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती हैं बायोडाइवर्सिटी की वजह से, तभी हम जिंदा हैं। एज ऑल द रीजन इन इकोसिस्टम आर इंटरलिंक्ड विद एंड इंटरडिपेंडेंट, हर एक ऑर्गेनिज्म जो इकोसिस्टम में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं। द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमंस एंड इनॉर्गेनिज्म, और बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही वैल्यू है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इस धरती पर। तो वन बाई वन हम वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ जो होते हैं हम पढ़ेंगे। उसमें पहला आता है कंजप्टिव वैल्यू, कंज्यूम करते हैं। तो देयर आर द प्रोडक्ट्स कंज्यूम डायरेक्टली, कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें कहाँ से, बायोडाइवर्सिटी से, जो जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। तो प्लांट से मिलेंगे, एनिमल से वो प्रोडक्ट मिलेंगे और हम उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है कंज्यूम करते हैं। उसमें क्या क्या मिलता है कंजप्टिव वैल्यू में, कंज्यूम करते हैं फूड, जैसे हमारे फूड क्रॉप्स हैं वहाँ से मिलती हैं जब, तो उस प्रोडक्ट को हम खाते हैं। जब फ्रूट मिलता है डायरेक्ट प्लांट से हो गया वगैरह, तो उसको खाते हैं हम, तो ये कंजप्टिव वैल्यू है। फॉडर मिलता है, ग्रास या पत्ते मिलते हैं जो प्लांट खाते हैं वो, तो वो वाला मिलता है वो। उसके अलावा टिम्बर मिलता है, जो लकड़ी मिलती है प्लांट वगैरह से, ये बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, प्लांट्स और एनिमल। तो मिलता है टिम्बर से। फिर फर्नीचर, वो लकड़ी मिलती है जिसको फर्नीचर बनाते हैं। फ्यूल भी मिलता है, लकड़ी जलाने के लिए, आग जलाने के लिए जो लकड़ी मिलती है, फ्यूल वुड। शेल्टर, घर बनाते हैं हम इस बायोडाइवर्सिटी से ही। क्लॉथिंग, कपड़े बनाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं हम प्लांट्स और एनिमल्स की। तो ये डायरेक्ट क्या है, कंजप्टिव वैल्यू है, जो कंज्यूम करते हैं हम उनके प्रोडक्ट्स डायरेक्टली। ह्यूमन क्या करता है, एटलीस्ट 40,000 प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ डेली यूज़ करता है। ह्यूमन बीइंग लगभग 40,000 स्पीशीज़ रोज़ यूज़ करता है प्लांट और एनिमल की अपने नीड के लिए। तो इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी और क्या देती है, डायरेक्टली बात करें, ड्रग्स एंड मेडिसिन मिलता है। अबाउट 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन प्लांट्स और एक्सट्रैक्ट फ्राम मेडिसिन करने के लिए, निकाह बनाने के लिए 75% जो पोर्शन है दुनिया का, मतलब वो है कि प्लांट पर डिपेंडेंट है मेडिसिन बनाने के लिए। पेंसिलिन जो यूज़ होती है एंटीबायोटिक, इज़ ड्राइड फ्राम फंगस कॉल्ड पेंसिलियम। पेंसिलियम ये फंगस होता है जहाँ से एंटीबायोटिक तैयार होता है। पेंसिलिन का जो इंजेक्शन बोलते हैं जिसको हम, तो ये फंगस होता है पेंसिलियम, वहाँ से इसको बनाते हैं। टेट्रासाइक्लिन जो है वो बनता है बैक्टीरिया से। क्विनीन एक मेडिसिन होती है, कनेन बोलते हैं जिसको भी हम, जो कि मलेरिया के लिए काम आती है। ये एक बार्क होता है, छिलका होता है सिनकोना ट्री, वहाँ से ये क्विनैन बनती है। सिनकोना ट्री होता है, उसके बार्क से ये क्विनैन बनती है, क्विनीन बोलते हैं जिसको हम। प्रोडक्टिव वैल्यू में क्या आता है, बायोडाइवर्सिटी इज द सोर्स ऑफ प्रोडक्ट्स। बायोडाइवर्सिटी बहुत सारे प्रोडक्ट देते हैं हमें। तो बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट द ओरिजिनल स्टॉक रॉ मटेरियल फ्रॉम विच रॉ मटेरियल आर बीइंग डेवलप्ड एज। बायोडाइवर्सिटी से हमें कच्चा माल मिलता है जिसको हम डेवलप करते हैं और फिर यूज़ करते हैं। इसमें क्या क्या है, जैसे टस्क्स ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के जो बाहर वाले दांत होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एक वो भी बायोडाइवर्सिटी देती है हमें। मस्क फ्राम मस्क डियर, मस्क डियर से क्या है, मस्क मिलता है जिसकी हमें परफ्यूम बनाते हैं। सिल्क फ्राम सिल्क वार्म से सिल्क मिलते हैं, रेशम कीड़े से रेशम बनता है। वूल जो ऊन है शीप से हमें प्रोवाइड होती है, मिलती है। फार ऑफ मैनी एनिमल्स यूज़ करते हैं हम, जो बनता है। लैक फ्राम लैक इंसेक्ट, फर तो बहुत सारे एनिमल से मिलता है। लैक मिलता है, बहुत सारे लैक इंसेक्ट होते हैं जिससे लैक मिलता है। उसके फिर प्रोडक्ट मतलब वो बनाते हैं हम। तो प्लांट प्रोडक्ट्स में और क्या मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट में जो मिलता है ये तो हो गया चलो एनिमल के प्रोडक्ट्स। प्लांट से क्या हो गया, फर्नीचर बनता है, खिलौने बनते हैं, पेपर बनता है जो हम पढ़ते हैं फिर यूज़ करते हैं। अभी भी आप देख रहे हो जो पेपर पर लिखा हुआ है ये। उसके बाद क्या आता है, पहला था कंजप्टिव वैल्यू, दूसरा था प्रोडक्टिव वैल्यू, प्रोडक्ट्स को बनाते हैं हम रॉ मटेरियल यूज़ करके। तीसरा आता है सोशल वैल्यू, प्लांट्स की सोशल वैल्यू भी बहुत सारी है सोसाइटी में।
जैसे कस्टम्स में, अपने रिलीजन में हम स्पिरिचुअल वैल्यू है जो कि हम रिलीजियस पर्पस के लिए हम प्लांट्स और एनिमल को यूज़ करते हैं। इसमें है जैसे तुलसी, ये जो है हमारे लिए पूजनीय है, पूजा घर में यूज़ करते हैं हम। पीपल हो गया, जहाँ तुलसी वगैरह का मेडिसिनल भी यूज़र भी है। पीपल हो गया, आम हो गया, इसके पत्ते यूज़ करते हैं हम पूजा के लिए। लोटस हो गया, जो कमल का फूल। बनियान ट्री हो गया, बड़ का पेड़ जो है, ये सब पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एनिमल्स में देखें तो गाय हमारे लिए पूजनीय है। स्नेक, सांप को भी हम पूजते हैं। बुल जो है, जिसको बोलते हैं नंदीगण, हम वो कोई पूजते हैं। पीकॉक, मोर को हम नहीं मारते, उसको भी हमारे लिए रिलीजियस वैल्यू है उसकी। ओल को नहीं मारते, उन लोगों को, ये भी हमारा रिलीजियस, इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंट है। एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के, कि हम तो ज़िंदा रहते हैं, हमारे एथिक्स ये कहते हैं कि बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी हम ज़िंदा रहने दें, उनको एक्सप्लॉइट ना करें। उनके लिए भी हमारे लिए एथिक्स होने चाहिए, उनके लिए अच्छे विचार और उनके लिए लव रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ताकि हम भी ज़िंदा रहें, वो भी ज़िंदा रहें। तो एथिकल वैल्यूज़ हैं हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी के। और क्या है, एस्थेटिक वैल्यू हैं। बायोडाइवर्सिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप। किसी भी एरिया की खूबसूरती बायोडाइवर्सिटी बढ़ाती है। देखते हैं हम, जब हरियाली के मौसम में, जब स्प्रिंग सीजन में जब फूल खिलते हैं, तो बहार के टाइम में, तो बहुत अच्छा लगता है। और वो कौन प्रोवाइड करता है, वो बायोडाइवर्सिटी करती है। तो बायोडाइवर्सिटी की क्या है, एस्थेटिक वैल्यू है, वो ब्यूटी, नेचर को खूबसूरती प्रोवाइड करती है। हम किसी नेशनल पार्क्स में जाते हैं, जैसे सुंदरवन नेशनल पार्क हो गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, मानस नेशनल पार्क है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में ही आपके सिलेबस में भी है, डचीगढ़ नेशनल पार्क है, श्रीमरी नेशनल पार्क, हेमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ये सब यहाँ पर हैं। इस तरीके से बहुत सारा नेशनल पार्क हैं, कान्हा नेशनल पार्क, और बहुत सारे हैं जो लोग बाहर से जाते हैं। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, लायंस वहाँ होते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर पाई जाती है जिसको लोग देखते हैं। एक तो वहाँ से इकॉनमी जनरेट होती है, और दूसरे नंबर लोग भी, और हम लोग फ्रेश होते हैं उन चीज़ों को देखकर, हमारा माइंड फ्रेश होता है। बायोस रिजर्व देखने को मिलते हैं बहुत सारे, ये नेशनल पार्क से बड़ा, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग भी एज ए कल्चरल उनका भी सेव किया जाता है, उसको बायोस रिजर्व कहते हैं। इसके जोन होते हैं, कोर जोन, बफर जोन, तो ट्रांजिशन जोन वगैरह, ये भी हम अलग से, हमारा टॉपिक है ये नेशनल पार्क बायोस्फीयर, ये भी हमने पढ़ना है। तो इकोसिस्टम सर्विसेज वैल्यूज़ भी हैं इसकी बायोडाइवर्सिटी की। तो इसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, हमें बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स एनिमल्स आते हैं, तो ये हमें क्या मिलता है, बायोडाइवर्सिटी से हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन मिलता है। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन, अगर प्लांट्स जहाँ पर ज़्यादा होते हैं, जहाँ ग्रासेस होते हैं, वहाँ सॉइल इरोजन नहीं होती, तो बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, सॉइल को प्रोटेक्ट करती है। मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। अगर बहेगी नहीं, बारिश होगी, तो अगर वहाँ ग्रास वगैरह होगा तो पानी बह कर नहीं जाएगा, वही नीचे चला जाएगा, और जो ग्रास का डिकम्पोजिशन वगैरह होगी, और एनिमल जो रहते होंगे, उससे सॉइल की फर्टिलिटी होती है। डिकम्पोजिशन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं मदद, वही बायोडाइवर्सिटी के हिस्सा होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, बहुत सारे लिविंग बींग्स जो हैं, प्लांट्स से, एनिमल से, हम क्या कर रहे हैं, जीन्स लेते हैं और उनकी इंजीनियरिंग करते हैं, अलग अलग जीन मिलाकर एक वैराइटीज़ प्रोड्यूस करते हैं हम। पोलिनेशन करने में भी बायोडाइवर्सिटी मदद करती है, कि लिविंग, जैसे जब कोई एनिमल्स क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ताकि फर्टाइल करने के लिए फ्लावर को, तो उसको पोलिनेशन बोलते हैं। और अगर एनिमल ले जाए तो जूफिली होता है, विंड ले जाती है तो एनिमोफिली होता है। तो इस तरीके से इंसेक्ट ले जाते हैं तो एंटोमोफिली होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है ये पोलिनेशन के टाइप हैं। तो पोलिनेशन में भी बायोडाइवर्सिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल बाई प्रेडेटर्स, अब जो पेस्ट आ जाते हैं या कुछ है, तो बायोडाइवर्सिटी की वजह से फूड चेन होते हैं, और फूड चेन होने की वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, और उसकी वजह से डिकम्पोजिशन और चीज़ें जो हैं, सारी चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं, किसी का पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में भी बायोडाइवर्सिटी मदद करती है। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी कंसेप्ट, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू।